अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की किरण तो नजर आई थी, लेकिन मामला अभी तक अगर मगर का शिकार है। मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश पर अपोजिशन इत्तेहाद ने हामी तो भरी, लेकिन मुज़ाकरात का आगाज़ ताहाल मुमकिन नहीं हो पाया। ताहम महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री को हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या मुज़ाकराती अमल अब भी शुरू हो पाता है या नहीं। दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त दो कश्तियों में सवार दिखाई देती है। एक तरफ वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की क़यादत में PTI की स्ट्रीट मूवमेंट जारी है, तो दूसरी जानिब बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई को हुकूमत के साथ इंगेज करने का इख्तियार भी दे रखा है। इस सब के दौरान अपोजिशन जमातों ने 8 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। अब देखना यह होगा कि क्या मुज़ाकराती अमल शुरू हो पाता है या मुल्की सियासत में एक बार फिर एहतजाज, धरनों और पहिया जाम हड़तालों की वापसी होने जा रही है। इस सब के दौरान आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गज़ा पीस बोर्ड में शमूलियत के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा भी मौसूल हो चुका है। इन तमाम तर तजिया हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब। बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शामी साहब, आज ये एक अच्छी खबर हम इसको कहेंगे कि जो 60 ममालिक के अंदर जो है वो पाकिस्तान को भी पेशकश कर दी गई है सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि वो पीस बोर्ड का हिस्सा बने गजा के मामले के ऊपर। बिल्कुल एक इसको मुस्बत पेशरफ्त कहा जाएगा, क्योंकि जो पीस बोर्ड बनना है उसने गजा जो है वहाँ के लोगों की मुश्किलात को भी कम करना है। जो तबाही हो चुकी है उसका भी अंदाज़ा लगाना है, तामीर नौ भी करनी है और फिर फ़लस्तीनी मसले के हल के लिए कोई रास्ते भी तलाश करने हैं। तो मेरा ख्याल एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है और पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है आलमी मंजरनामे में, उसमें मेरा ख्याल पाकिस्तान को मज़ीद मौका मिलेगा। लेकिन ये पेशकश तुर्किया को भी हुई है और मिस्र को भी हुई है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपने जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ मिल के बातचीत करनी चाहिए और फैसला करना चाहिए। कोई तन्हा फैसला बेहतर नहीं होगा, अगर सब मिलकर फैसला करेंगे तो ज़्यादा खैर बरकत का बायस हो सकता है। शामी साहब, इसमें जो मैकेनिज्म वक्त तक जो इस पीस बोर्ड का बनाया गया है, जितनी उसकी इत्तलात और जितनी तफसीलात सामने आई उसके मुताबिक क्या पाकिस्तान और दीगर ये जो ममालिक हैं इनको अपने अपने ट्रूप्स भी भेजने पड़ेंगे या ये महज जो है वो तसल्ली दिलासे वाला काम है? देखिए, अब ये इस वक्त तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अगर ट्रूप्स भी भेजने पड़े तो जरूर भेजने चाहिए। लेकिन ये ट्रूप्स जो हैं वो अमन कायम करने के लिए होने चाहिए, वो प्रोटेक्शन देने के लिए होने चाहिए गजा को। वो हमास से नबर्द आजमा होने के लिए तो मैं ट्रूप्स नहीं भेजना चाहिए कि हम उसको गैर मुसल्लह करने की जिम्मेदारी उठा लें। तो अगर गजा की तामीर नौ करनी है और गजा को प्रोटेक्ट करना है और उसका दिफा मजबूत बनाना है तो यकीनन हमें इस कार्य खैर में शरीक होना चाहिए। ठीक है। अच्छा शामी साहब, ईरान और अमेरिका के दरमियान भी सारी सूरत हाल के अंदर एक कशीदगी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और आज भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो एक पेशकश की है और ये कहा है, बल्कि कहना चाहिए कि वक्त आ गया है कि ईरान में अब हुकूमत को तब्दील कर दिया जाए। ये मामला अब किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप, क्योंकि आए रोज़ इसके अंदर नई नई जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप तो कह रहे थे कि मैं हमला कर दूंगा, हुकूमत मेरी पहुंच रही है, ईरान के लोग खड़े हो जाएं और कब्जा कर लें इदारों के ऊपर। तो वो सारी तवक्कुआत जो वो मुजाहिरीन से कर रहे थे जी, या वहाँ उनके जो हम ख्याल अनासर हैं वो तो पूरी नहीं हुई। और जो ईरान के लोग हैं जब वो सड़कों पर निकले हैं तो भारी तादाद उनकी जो है उन्होंने अपनी हुकूमत का साथ दिया है और इसलिए ईरान के मामलात का जो फैसला करने का हक तो ईरान के अवाम को है। जी बिल्कुल। और इस तरह मेरा ख्याल है कि बैरूनी मदाखलत से तो इस तरह के मामला तय नहीं होने चाहिए और इसीलिए अब सदर ट्रंप को पीछे हटना पड़ा है और उन्होंने कहा है कि भाई अब वो यानी जंग रोक ली है, फिलहाल जो हमला जो है उसको रोक लिया है। तो अब ईरान की क़यादत का भी इम्तिहान है, वो बातचीत के ज़रिए से, वो डिप्लोमेसी के ज़रिए से वो रास्ता निकालना चाहिए और तसादुम से गुरेज करना चाहिए। और जिस तरह अगर ईरान के अवाम अपनी हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे तो जाहिर है कि उनकी मुश्किलात भी कम होंगी
और उसमें एतमाद भी पैदा होगा, तो कोई हवा का झोंका तो उसको उड़ा के नहीं लेके जाएगा, वो कोई रेत की दीवार तो नहीं है। जी बिल्कुल ठीक आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन इसमें एक और भी मुद्दा ये है कि ईरान जो है वो जाहिर है हमारा दोस्त मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, और अमेरिका के साथ भी हमें अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर बना कर रखने हैं, मज़ीद बेहतरी की तरफ जाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ईरान का ये जो सारा तनाज़ा था, इसको जिस अंदाज में डील किया वो दुरुस्त तरीका था, या मज़ीद भी कुछ करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को? देखिए पाकिस्तान की जो बसात है और जो उसके बस में है जी। उसके मुताबिक तो उसने काम किया है, और यानी और मेरे ख्याल पाकिस्तान की कोशिशें इसमें शामिल हैं कि जो सूरत हाल में कुछ बेहतरी पैदा हुई है। तो पाकिस्तान जाहिर है कि लड़ाई में शरीक नहीं हो सकता, ना अमेरिका से लड़ाई कर लड़ सकता है, और पाकिस्तान की कोशिश तो ये होगी कि जंग तक नौबत ना आए। जंग को टालना जो है वही बेहतर हिकमत अमली है, और ईरानी क़यादत जो है मेरा ख्याल उसके लिए भी यही चैलेंज दरपेश है। जंग जो है उसको टाला जाए और बातचीत को आगे बढ़ाया जाए और बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए। तो मेरा ख्याल है कि ईरान की जो क़यादत है उसमें कि फरासत और होशमंदी मौजूद है, और वो भी बड़ी तदबीर साजी कर सकते हैं और कर रहे हैं, और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि मामलात जो हैं इंतहा को नहीं जाएंगे और ख़राब नहीं होंगे और संभल जाएंगे, और इसी में हम सबका भला है। शामी साहब, थोड़ा सियासी मामलात की तरफ अगर रुख करें तो जो महमूद ख़ान अचकज़ई हैं वो अपोजिशन लीडर बन गए हैं, और उनकी अपोजिशन लीडर बनने में ये कहा जा रहा है कि जो मियां नवाज़ शरीफ साहब हैं उनकी जानिब से एक बड़ा वाइटल रोल जो है वो प्ले किया गया। वो ताख़ीर से हुआ, 5 महीने लग गए, लेकिन ये रोल बहरहाल उनकी तरफ से प्ले किया गया है। अब सेनेट में अपोजिशन लीडर भी अभी जो है वो मामला खटाई में पड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई CBM है महमूद ख़ान अचकज़ई साहब के साथ और PTI के साथ, जिस अंदाज में इसको इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है, बर्फ पिघल रही है? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि जो PTI जो है उसको वो एक अपोजिशन बेंचों पर उसकी अक्सरियत है जी, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी जी। वो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है और अपोजिशन को लीड करने का हक रखती है। तो ये जो अगर महमूद खान अचकज़ई जो हैं उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन मान लिया गया है जी, तो कोई PTI के ऊपर एहसान नहीं किया गया, कोई उनको फेवर दी गई है। ये तो उनका हक है जो उनको मिल जाएगा, और अगर हक रोका, जब आप उसको हादसे में रुकावटें खड़ी कर रहे थे और ये हिज़्ब इख्तिलाफ की जो क़यादत है उसको तस्लीम नहीं कर रहे थे, तो निज़ाम जो था उसमें मुश्किलात बढ़ रही थी जी। और अचकज़ई साहब जो हैं वो इमरान खान साहब का इंतखाब है, तो नवाज शरीफ साहब ने उनको मुंतखब नहीं किया। अगर नवाज शरीफ साहब ने मशवरा दिया है अपनी पार्टी को कि उनको इसमें बेजा जिद नहीं करनी चाहिए, तो बड़ी अच्छी बात है, उनको ये बात करनी चाहिए थी, और अक्लमंदी का तकाजा भी यही है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई का इंतखाब किया है जी। उन्होंने उनको ये लीडर ऑफ द अपोजिशन नॉमिनेट किया है, और उनके पास इतनी स्ट्रेंथ है कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी कि वो अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन नॉमिनेट करें और उसको तस्लीम भी कराएं। तो मेरा ख्याल हुकूमत ने एक अच्छा ये काम किया कि बहुत यानी पसो पेश के बाद जो हमारे स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने बिलाखिर रास्ता जो है निकाल लिया और इस बात को तस्लीम कर लिया। अब महमूद खान अचकज़ई एक पुराने पार्लियामेंटेरियन है, सर्द व गर्म चशीदा सियासतदान है, अपनी एक मुस्तकिल मजाजी की शोहरत रखते हैं। अब उनको देखते हैं कि खान साहब उनको कितनी छूट देते हैं और वो कितना खुद मामलात को संभालने की कोशिश करते हैं। अब दोनों का इम्तिहान है, ये कि खान साहब का भी इम्तिहान है, महमूद खान अचकज़ई का भी इम्तिहान है, और खुद हुकूमत का भी इम्तिहान है कि वो मामलात को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं और मुहाज़राई को कम करने की किस हद तक कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब होते हैं। शामी साहब, आपने एक इम्तिहान की बात की, तो PTI भी इस वक्त दोहरे इम्तिहान में दिखाई देती है। महमूद खान अचकज़ई जो मुज़ाकरात की बात करते हैं, सोहेल जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट की बात करते हैं, 8 फरवरी को एक बड़े पहिया जाम हड़ताल की बात करते हैं। तो क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 8 फरवरी को कोई बड़ी हड़ताल, कोई बड़ा धरना, कोई बड़ा जो है वो इस तरह का क्लैश देख रहे हैं जिससे जो है वो खतरा का कोई खदशा हो? देखिए, फिलहाल तो गुब्बारा तसादुम नजर नहीं आ रहा जी, और ऐसा नहीं है कि कोई एहतजाज जो है
वो तूफान की सूरत इख्तियार कर लेगा और हर चीज को बहा कर ले जाएगा। तो अभी तो कोई ऐसी सूरत नहीं है, लेकिन सियासत में तो आपको पता है हालात बदलते कोई देर भी नहीं लगती। जी बिल्कुल। तो हो सकता है कि कोई कहीं ना कहीं कोई तलखी पैदा हो जाए और कोई मामला जो है वो काबू से बाहर होने की कोशिश करें, लेकिन इस वक्त जो आसार हैं वो ऐसे नहीं है। देखिए, एहतजाज अगर कामयाब होता है और हुकूमत को रिच करता है तो फिर तो मतलब यह है कि जो मुज़ाकरात में अपोजिशन की पोजीशन मजबूत होती है। लेकिन अगर ये एहतजाज जो है वो फुसफुसा हो और वो मतलूबा नताइज जो अपोजिशन की तवक्कुआत हैं वो हासिल ना हो सके तो फिर उसकी बार्गेनिंग पोजीशन कमजोर होती है। अब अपोजिशन ने खुद फैसला किया है ये रिस्क लेने का, अब उसको रिस्क देखें अब उसका क्या नतीजा निकलता है। बज़ाहिर तो लगता यह है कि जो एहतजाज की सियासत है गुज़श्ता 2 साल में भी उसने कुछ नहीं दिया अपोजिशन को, और आइंदा भी उससे ज्यादा तवक्कुआत नहीं लगानी चाहिए। बातचीत पर जोर देना चाहिए और मामलात को ठंडे दिल से तय करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा बेहतर रास्ता होगा। लेकिन बहरहाल अपोजिशन को हक हासिल है कि अपनी हिकमत अमली तय करे और उसके नताइज जो हैं वो भी खुद उसी को भुगतने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका तज्जिया भी यही कहता है कि मुज़ाकरात के साथ जो है उस तरफ जाना चाहिए, ये बेहतरीन रास्ता है। लेकिन अगर पीटीआई जो है वो एहतजाज करना चाहती है, कोई बड़ा एहतजाज उनके ख्याल में वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो करना चाहती है तो उनका हक है और इस हक को जो है इससे हुकूमत को नहीं रोकना चाहिए। कराची के गुल प्लाजे में आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें 6 अफराद जहाँ बहक 20 ज़ख्मी और 60 लापता हुए हैं, जबकि 1200 दुकानें जो हैं उनके मुतासर होने की इत्तलात भी सामने आई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन गुज़श्ता रात से जारी है। दिन भर इंतज़ामिया भी हमें मुतहरिक नज़र आई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी वहाँ का दौरा किया है। दौरे के दौरान उन्होंने ताजरों को उनके नुकसान का अजाला करने की यकीन दहानी भी कराई है। मज़ीद क्या कहा है उन्होंने, सुनिएगा। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 2 चीज़ें तो अभी भी इस वक्त भी हम ज़्यादा कोशिश तो ये कि अल्लाह करे कोई जो 58 या 60 के ऊपर जो कह रहे हैं लोग लापता हैं उनमें से अल्लाह करे कि कोई जान की तो कोई कॉम्पनसेशन है, लेकिन हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे हमने पहले मोल्टन मार्केट में और टिम्बर मार्केट में किया था, कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का अजाला किया जाए। नाज़रीन, कराची में आतिशज़दगी का ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी सैकड़ों ऐसे वाक़यात में आवाम की जानो माल को शदीद नुकसान हो चुका है। अगर हम माजी करीब पर नज़र डालें तो 23 जनवरी 2008 को साइट एरिया में पेंट बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लगने का वाक़या पेश आया। एक और वाक़या 20 मार्च 2008 को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कदीम इमारत में पेश आया, जिससे अहम सरकारी और निजी रिकॉर्ड जलकर राख का ढेर बन गया। साल 2009 की अगर बात की जाए तो उसमें भी कराची में आतिशज़दगी के मुतादिद वाक़यात पेश आए जिनमें 52 अफराद जिंदा जल गए। 11 दिसंबर 2011 को गुलशन इकबाल में अचानक आग लगने से 50 से ज़ायद झुग्गियाँ जल गई थीं। 11 सितंबर 2012 को कपड़ों की फैक्ट्री में आग लगने से 290 लोग जान की बाजी हार गए थे। आतिशज़दगी के वाक़यात मुसलसल रिपोर्ट होते गए और साल 2023 में कराची में 2164 मकामात पर आतिशज़दगी के वाक़यात रूनुमा हुए। 2024 में 2328, जबकि 2025 के इब्तदाई 6 महीनों में 1200 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। इंतज़ामिया की नाअहली कहें, हुकूमत की लापरवाही या इदारों की गफलत, कराची में हर साल आतिशज़दगी के बाइस कीमती जानों का नुकसान हो जाता है। सवाल यह है कि सिलसिला आखिर कब तक चलता रहे, वाक़यात रूनुमा होने की वजह क्या है और आखिर ऐसे वाक़यात पर काबू पाने में हुकूमत और इदारे मुसलसल नाकाम क्यों दिखाई दे रहे हैं। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कराची इत्तेहाद अतीक मीर साहब, लेकिन उनसे पहले गुल प्लाजे की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है उसको जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी वकास बाकिर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वकास बाकिर। वालेकुम अस्सलाम। वकास, गुज़श्ता 24 घंटे से आप स्पॉट पर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि मुसलसल कवरेज भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या देख रहे हैं आप? इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जी बिल्कुल, कराची की तारीख के एक और बदतरीन सानिया गुल प्लाजा में गुज़िश्ता शब
करीबन 10 बजे के करीब रूनुमा हुआ, जब चंद दुकानों में आग लगी और फिर वो देखते ही देखते इंतजामी नकाइस और हुकूमती नकाइस की वजह से और दीगर अवामिल की वजह से अब पूरी मार्केट को लपेट में ले चुकी है। कराची का तारीखी गुल प्लाजा जो कि एम ए जिन्ना रोड की मसरूफ़ तरीन शाहराह पर है, शहर का ये डाउनटाउन एरिया कहलाता है। इस गुल प्लाजा में मजमूई तौर पर 1200 दुकानें हैं, जहां पर इसके अंदरूनी जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनकी तादाद करीबन 40 से ज़ायद है। गुल प्लाजा के 3 अतराफ से जो मरकजी दाखिली रास्ते हैं वो 16 हैं। यानी इसमें आपको महल वकू इसलिए बताया कि जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि अब 22 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग पर वकास ये बताइएगा कि आपने मोहल्ले वकू भी बताया है वकास, तो हमने ख़ुद भी जो गुल प्लाजे के अंदर के हालात देखे हुए हैं, तो छोटी छोटी वहाँ पर जो हैं वो दुकानें हैं, छोटे छोटे वहाँ पर जो है स्टॉल्स हैं, जिसके अंदर गरीब बंदा अपनी रोज़ी जो है वो कमाने के लिए वहाँ बैठा हुआ था। लेकिन असल में वजह क्या बनी है इस आग की, अभी तक इब्तदाई तौर पर कोई रिपोर्ट सामने आ सकी है? देखिए, इब्तिदाई रिपोर्ट का मरहला भी चूँकि रेस्क्यू ऑपरेशन ही 22 घंटों में मुकम्मल नहीं हुआ है और फायर फाइटर जो मुसलसल 22 घंटों से काम कर रहे हैं वो अभी सिर्फ फ्रंट साइड से जो है वो आगे बढ़ सके हैं, अभी मार्केट के अंदर दाखिल होने की पोजीशन में नहीं है। इस वक्त 22 घंटों से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें तमाम विफाकी और सूबाई इदारों के से जो फायर फाइटर्स हैं वो काम कर रहे हैं। मसला इस वक्त जो चैलेंज जो दरपेश है वो ये है कि यहाँ पर गुल प्लाजा में जो सामान की खरीदो फरोख्त जो यहाँ पर रखा हुआ था इन 1200 दुकानों में, वो उनमें ऐसा सामान था जिनमें परफ्यूम, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी, प्लास्टिक के आइटम, बच्चों के खिलौने, लगेज का सामान जो कि आग फैलने का सबब बनते हैं। और यही वजह है कि मैं आपको अगर इस वक्त थोड़ा सा ताज़ा तरीन सूरत हाल दिखाऊं, इस वक्त भी यहाँ पर जहाँ स्नार्कल काम कर रही है, यहाँ से आप धुआं उठता देख सकते हैं, आग लगी हुई है। ये वो सूरत हाल, और ये सिर्फ एक हिस्सा है, इसके गली की जानिब दूसरा पार्ट है और फिर अगबी साइड तीसरा पार्ट है। ये इमारत अब मुकम्मल तौर पर मुनदिम होगी। इस वक्त इसके 3 हिस्से मुकम्मल तौर पर मेरा ख्याल है गुल प्लाजा की तो बात यह है कि अब तक के मुताबिक जी वकास, मेरा ख्याल ये है कि आप भी वहाँ हम वहाँ इकट्ठे रिपोर्ट करते रहे हैं, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। गुल प्लाजा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हर साल छोटे बड़े वाक़यात इस तरह के पेश आते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए जो ज़रूरी हैं वो जो है उस तरफ कोई ज़ोर नहीं देता, उसकी भी बदइंतज़ामी एक हम देखते रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अतीक मीर साहब भी हैं, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा वकास बाकर। हम अतीक मीर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अतीक मीर साहब चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। वालेकुम अस्सलाम। मीर साहब, आपने वकास बाकर की गुफ्तगू भी सुनी होगी। वकास बाकर जहाँ जिन जो नकाइस का और जिन कमियों का, जिन खामियों का की निशानदेही कर रहे हैं, इतना बड़ा एक कराची की तारीख़ का और जो है वो सानिया देखने में आ रहा है वहाँ पर। तो आपको क्या लग रहा है कि एक तो ये है कि इस वाक़े की वजूहात क्या हो सकती हैं और इसकी वजह क्या बनी कि ये इतना ज़्यादा मामला फैल गया, 24 घंटे से कंट्रोल में ही नहीं आ रहा? देखिए, इसमें बदकिस्मती ये हुई कि आग इब्तिदाई जो मरहले की आग थी जी, उसे रोकने के लिए वहाँ कोई ऐसा कोई सामान मौजूद नहीं था, कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं था, जिस तरह भी आपने भी जिक्र किया। एक हम गुल प्लाजा की बात नहीं कर रहे, आप पूरी जो ताजिर कम्युनिटी है कराची की उसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम किसी बड़े सानहे का इंतज़ार करते हैं इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू करने के लिए कि वहाँ पर जो है वो फायर एग्जिट्स मौजूद नहीं होते, वहाँ पर जो एक एग्जॉस्ट का सिस्टम होना चाहिए वो मौजूद नहीं है, हवा जो है उसके ही दाखिल होने का कोई सिस्टम वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये सारी जो मामलात हैं और जिस तरह की वहाँ पर वायरिंग्स की जाती हैं, शॉर्ट सर्किट के वाक़यात वहाँ जितने तवातुर के साथ कराची में पेश आते हैं, तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं भी या नहीं, या फॉलो नहीं किए जाते? रूल्स एंड रेगुलेशन ये तो मौजूद हैं। सिविल डिफेंस का अमला माजी में कोशिश भी करता रहा है कि मार्केट में हादसात से बचने के लिए नाकिस वायरिंग को दुरुस्त किया जाए और फायर एक्सटिंग्विशर्स या जो सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं जो आग के सिलसिले में है। लेकिन एक और भी प्रॉब्लम है कि जो पुरानी मार्केट जो गुल प्लाजा थी, 45 साल पुरानी मार्केट है और वक्त के साथ साथ दुकानों की तोसी होती गई। यहाँ इस बात की ना तो गुंजाइश मौजूद थी कि एक मौसर एक फायर फाइटिंग
या एक रेस्क्यू के लिए कोई इंतजाम किया जाता, और ना ही इसकी अपने तौर पे मैं समझता हूँ कि यानी ताजरों की तरफ से भी ये कोताही है। कोताही ताजरों की भी मौजूद है। मैं इस हवाले से वकास बाकिर से भी एक सवाल करना चाहूँगी। वकास बाकिर, आप बरसों से कराची शहर में जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं, पूरे सिंध में जाते हैं। आपको क्या कराची शहर के अंदर वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनकी हम बात कर रहे हैं, ताजरों की जिस कोताही की और जो इंतज़ामिया की कोताही की हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको सवाल उठाने पर कभी कोई जवाब मिला है, या हम सिर्फ सानेहात का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद गुफ्तगू शुरू करते हैं? देखिए, कराची वो बदकिस्मत शहर है जो मुल्क को 70% रेवेन्यू देने के बाद इंतहाई बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात से महरूम है, और आए रोज़ जो सानेहात होते हैं बदकिस्मती के साथ अब ये यहाँ पर सूरत हाल बन चुकी है कि सानहे का इंतज़ार होता है और सानहे पर 4 दिन 5 दिन बैन होता है, और उसके बाद फिर वो सारे कुछ दाखिले दफ्तर हो जाता है। अब सूबाई हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव से लेकर विफाकी हुकूमत के किसी भी जिम्मेदार से लेकर एक आम शहरी तक हर फर्द सिंध का जिम्मेदार है, हर फर्द जिम्मेदार है। आप ये बताइए कि अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, चूँकि वो उसकी बिल्डिंग बायलॉज पर अमल दरामद न कराने की जिम्मेदार ज़रूर है, क्या किसी घर के अंदर, रिहायशी या तिजारती मकान के अंदर, दुकान के अंदर, मार्केट के अंदर कोई अगर बिल्डिंग बायलॉज की पाबंदी नहीं कर रहा, शॉर्ट सर्किट की असबाब खुद क्रिएट कर रहा है, तो उसको आखिरकार कितने लोगों को रोका जाएगा? कराची में एक गुल प्लाजा नहीं है, ऐसे हज़ारों गुल प्लाजा मौजूद हैं जो तबाही के दाने पर और सानहे के मुंतज़िर हैं, जहाँ पर खुद हम शहरियों ने, दुकानदारों ने, आम अफराद ने जगह घेरी हुई है, गैर कानूनी रास्ते बनाए हुए हैं, उस पर रुकावटें खड़ी हुई हैं, एमरजेंसी एग्जिट कहीं नहीं है, कहीं आग बुझाने के हालात नहीं है, हत्ता कि कोई आग बुझाने की तरबियत लेने का रवादार नहीं है। हुकूमत की नाअहली, हुकूमत की इंतजामी नकाइस, मुकम्मल तौर पर उसकी हुकूमत जिम्मेदार है और उसको जवाब देना चाहिए, और आवाम उससे जवाब लेंगे भी सही। लेकिन जहाँ पर हम सबकी कोताही है, जहाँ पे ताजिर बरादरी को खुद भी तो अपनी सेफ्टी करनी चाहिए। जाहिर है वहाँ पर हज़ारों लोग जो हैं वो कारोबार कर रहे हैं। वकास बाकिर हमें जो बात बता रहे हैं, अतीक मीर साहब आखिर में ये बताइएगा कि अब आप क्या समझते हैं, इसका वे फॉरवर्ड क्या है? अब वहाँ पर ये 1200 दुकानें नहीं थी, ये हज़ारों लोगों का रोज़गार था जो कि इस वक्त जो है वो बेचारे कसमपुरसी की हालत में वहाँ पर मौजूद हैं। हमने वहाँ पर जो है वो जिस तरह के मनाजिर देखे हैं, अल्लाह किसी को ऐसे मनाजिर ना दिखाए उनके कारोबार की मुनासिबत से भी। तो ये बताइएगा कि अब आगे क्या है, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, सबसे पहले तो इससे एक सबक ये देना चाहिए कि हुकूमत सिंध को चाहिए कि कम से कम ये फायर ब्रिगेड का जो सिस्टम है जी, ये जो महकमा है, इसे जदीद खतूत के मुताबिक इसे उस्तवार किया जाए। छोटे दर्जे की आग में भी मैं अक्सर देखता हूँ कि आग जला के बुझ जाए सब कुछ जी, तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे हालात नहीं है। इस तरह के फायर टेंडर्स हैं जदीद जो छोटे दर्जे की आग पर काबू पा लें, लेकिन ये तो एक बहुत बड़े दर्जे की आग थी। अब एक तो ये महकमे को दुरुस्त करें, दूसरा ये कि बोल्टन मार्केट में वाक़या हुआ मासी में, उसमें भी 16-18 बिल्डिंग्स मार्केट से जो शदीद मुतासिर हुई, 3 अरब की ग्रांट मंजूर की गई। इस मार्केट के लिए भी फौरी तौर पर 3 से 5 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर होनी चाहिए, क्योंकि ये 1200 दुकानें नहीं हैं, इनसे वाबस्ता कमो बेश 10,000 घराने हैं जिनका इस वक्त रोजगार बंद हो गया। फिर एक और सानिया जो कराची की मैं समझता हूँ ताजिर बरादरी में जो बहुत बड़ा अलविया है कि इस वक्त जो लोगों की जुबानी हम सुन रहे हैं कि तकरीबन 100 के करीब लोग हैं जो मलबे तले दब चुके हैं, जिनके बचने के कोई आसार नजर आते नहीं है। फिर आप देखिए, इस वक्त वहाँ हर तरह का सिस्टम मौजूद है जो आग बुझाने के लिए, लेकिन रास्ते बंद हो चुके। बेबसी देखिए कि अब कब ये कूल होगा ये मलबा, फिर कूल होने के बाद मलबा उठाया जाएगा, फिर वो लाशें बाहर निकाली जाएंगी। अभी ये अलमिया का सफर खत्म नहीं हुआ। जब ये मलबा उठेगा, लाशें बाहर आएंगी, फिर वो मंजर जो सामने आएगा। बिल्कुल, इस वक्त कराची के शहरियों के लिए मजमूई तौर पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, एक बड़ा सानिया है, और जो गोल प्लाजा के अंदर जो अपने करने वाले लोग हैं उनके लिए उससे भी बड़ा जो है ये वाक़या है। हम अतीक मीर साहब के और वकास बाकिर साहब दोनों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। लेकिन यहाँ पर इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बात करते हुए हुकूमत, इंतज़ामिया, इदारे
उनकी जो कमज़ोरियां हैं, उनकी जो खामियां हैं, वहाँ पर उनकी बात तो की जाती है, लेकिन ताजिर बरादरी ख़ुद अपने लिए जो है वो क्या कर रही है इसकी बात भी होनी चाहिए। वो जो बाय लॉज हैं, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो क्यों फॉलो नहीं होते, क्यों किसी साने का इंतज़ार किया जाता है, इस पर भी ज़रूर बात जो है वो होनी चाहिए। मौशी बेहतरी के हुकूमती दावे, बरामदात में इजाफे की बातें और सनतों की बेहतरी जैसे बयानात अब अक्सर सुनते हैं, लेकिन हकीकत इसके यकसर बरक्स है। ना तो बरामदात में इजाफा हो रहा है, ना ही सनतों का पहिया चल रहा है। ज़रई मुल्क होने की हैसियत से ग़ज़ाई अजनास की बरामदात पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन पिछले 6 माह के दौरान ग़ज़ाई अजनास की बरामदात में हैरान कुन तौर पर कमी देखी गई है। अब सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के दौरान ग़ज़ाई अजनास की बरामदात में 40.9% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। एक तरफ बरामदात में कमी देखी जा रही है, तो दूसरी जानिब मुल्क में इंडस्ट्रीज़ का पहिया भी मुसलसल रुकता चला जा रहा है। साबिक वज़ीर सनत व तिजारत ने दावा किया है कि इंडस्ट्री कब्रिस्तान में तब्दील हो रही है। पिछले 2 वर्षों में 150 टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो गए हैं। क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। 140 से 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो गए हैं पिछले 1.5 से 2 सालों में, जो कि सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर थे। एक बड़ा यूनिट लगने में 3 नस्लें लग जाती हैं। अल्लाह ना करे कि हमारे को IMF प्रोग्राम फिर से लेना पड़े। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ, खुदारा जल्दी फैसले करें, जो बच गई है इंडस्ट्री उसको बचा लें। अब हुकूमती दावों के मुताबिक अगर मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है, तो बरामदात में इजाफे के बजाय मुसलसल कमी क्यों हो रही है? सनतों का पहिया अगर वाकई चल रहा है, तो 2 सालों में 150 टेक्सटाइल यूनिट्स बंद क्यों हो गए? अगर सब अच्छा के दावों में ज़रा बराबर भी सच्चाई है, तो एक आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर क्यों होती जा रही है? इस सब पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशी उमूर डॉक्टर खाकान नजीब साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुर्तज़ा राय साहब। अस्सलाम वालेकुम खाकान नजीब साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। खाकान साहब, आपकी इजाज़त से हम ज़रा मुर्तज़ा राय से आगाज़ करेंगे। मुर्तज़ा, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि हुकूमती वज़रा बरामदात बढ़ाने के दावे जो हैं वो मुसलसल कर रहे हैं, आपके पास क्या खबर है? क्या इन दावों में कुछ सच्चाई है? बहुत शुक्रिया नैयर अली साहब। आप जानती हैं कि 2024 के आखिर में हुकूमत ने एक टारगेट सेट किया था कि हम अगले 3 साल में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 60 अरब डॉलर्स तक ले जाएंगे, लेकिन कुछ ही महीने के बाद हुकूमत को ऐसा लगा कि 3 साल में ये टारगेट अचीव नहीं हो सकेगा, तो उन्होंने ये जो मुद्दत 3 साल है वो बढ़ा के 5 साल कर दी। अब जो हुकूमत ने पिछले साल ये टारगेट सेट किया, उसमें भी 1 साल गुजर चुके हैं और बाकी 4 साल रह गए हैं। यानी ये जो 60 अरब डॉलर्स तक उन्होंने बरामदात लेकर जानी है, इनमें सिर्फ 4 साल बाकी हैं। और दूसरी तरफ IMF आपका ये कह रहा है कि 2029 तक जो पाकिस्तान की बरामदात हैं वो सिर्फ 43 अरब डॉलर्स तक पहुंचेंगी। तो ये जो 17 अरब डॉलर का गैप है, इसके लिए हुकूमत क्या करेगी? जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बहुत डिफरेंट है। आप जानती हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में जो सबसे बड़ा हुजम होता है वो हमेशा टेक्सटाइल सेक्टर का होता है, लेकिन जो दिसंबर में टेक्सटाइल शुबे की जो बरामदात थी 1 अरब और 35 करोड़ डॉलर थी। पिछले साल यही बरामदात 1 अरब 48 करोड़ थी, और इन 6 महीनों के अंदर भी कोई 9 अरब डॉलर की ये बरामदात हुई हैं, यानी कि पिछले साल भी तकरीबन इतनी थी। फिर जिस तरह आपने ग़ज़ाई अजनास की बात की, फूड आइटम्स की, अब फूड आइटम्स की आप ये हैरान कुन तौर पर डिक्लाइन आप देखें, इसमें डिक्रीज़ देखें कि 2 अरब 37 करोड़ डॉलर की अभी 6 माह के अंदर बरामदात हुई हैं। पिछले साल ये 4 अरब डॉलर की थी। अच्छा। और इसके अलावा पाकिस्तानी चावल आप जानती है पूरी दुनिया में फेमस है। तकरीबन 1 अरब डॉलर का डिक्रीज हुआ है सिर्फ 6 माह के अंदर, यानी पिछले साल 1 अरब 87 करोड़ डॉलर की बरामदात थी, और इसमें इस साल सिर्फ 93 करोड़ डॉलर की बरामदात है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा राय साहब। खाकान नजीब साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने मुर्तज़ा की सारी गुफ्तगू सुनी है। अब बरामदात में इजाफे की बातें होती हैं, दावे होते हैं, अमल दरामद जो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो मुसलसल गिर रही है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बात हम बार बार समझते से शायद कासिर रह रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसका जो इस वक्त फ्रेमवर्क है वो बेस्ड है लो इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो 13% है ऑफ GDP, ये वन ऑफ द लोएस्ट है इन डेकेड्स। हमारी सेविंग्स 14% है, ये भी बहुत लो है।
इन दोनों को ईस्ट एशिया से कंपेयर करें, क्योंकि बार बार अथॉरिटीज कोट करती हैं उस मॉडल को, इंडिया से कंपेयर करें, वो दोनों 30-30 पे थे। 30% अपनी इकोनॉमी के हुजम का इन्वेस्ट करते थे, 30 ही सेव करते थे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बड़ी कमजोर है। आपने एग्रीकल्चर का जिक्र किया, मैं आपको अगर ये कहूं कि जो पाकिस्तान का छोटा काश्तकार है वो यहाँ आधी या 50% से नीचे है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी फ्रॉम पाकिस्तान बेस्ट, और वो चूंकि बहुत तादाद में है, यील्ड्स कम है, सो आपके पास जैसे कहेंगे एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं बनता। और आखिरी चीज, पाकिस्तानी 94% अपनी इनकम का जो है वो कंज्यूम करते हैं, सेविंग्स नहीं करते। अगर आप इन 4 चीजों को लें और ये देखें कि पाकिस्तान के पास 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है जो इस वक्त ओवरऑल गुड्स की है। इफ यू स्ट्रेच इट तो आप ज्यादा क्या कर सकते हैं? आप थोड़ा सा टेक्सटाइल में निकाल सकते हैं, आप थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल में निकाल सकते हैं, चले, और तीसरा फूड सेक्टर की जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इन 3 चीजों को लूं तो इनमें आपको एक इकोनॉमी चाहिए जिसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो। वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिजली महंगी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 11-12%, अगर 10.5% पॉलिसी रेट है तो आप बोरोइंग 13-14% पे कर रहे होंगे। ये 2 चीजें, आपके लेबर की प्रोडक्टिविटी दुनिया में कम है, आपकी जो ओवरऑल पैदावारी सलाहियत है जिसको टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कहते हैं वो भी कम है। अब आप चूंकि कॉस्ट कंपेटिटिव भी नहीं है, प्रोडक्टिविटी कंपेटिटिव भी नहीं है, मार्केटिंग भी पाकिस्तान में काम नहीं कर रही, इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी बन गई है जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। इंपोर्ट हमारी जाके लगेगी 65-70 अरब डॉलर की। रेमिटेंस जो कि एक सर्विस आप पाकिस्तान से बाहर जाकर दे रहे हैं, दैट्स योर सेवियर। ये है इकोनॉमी का जैसे कहेंगे, ये जो इकोनॉमी का आपने पूरा नक्शा खींचा है जो इस वक्त पाकिस्तान को सूरत हाल दरपेश है, लेकिन हुकूमत अगले 4 सालों में बरामदात को 60 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ रखती है। तो क्या ये जो इस वक्त मौशी सूरत हाल है जिसकी तरफ आप निशानदेही भी कर रहे हैं, इस सारी सूरत हाल में ऐसा कुछ मुमकिन है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि आपको कैपेबिलिटी विद इन द सिस्टम बिल्ड करनी पड़ेगी अगर आपने पाकिस्तान को डीरेगुलेट, लिबरलाइज और प्राइवेटाइज करना है। यही एक तरीका है ना प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ का। 80% जो इस वक्त फाइनेंस आता है ना, 80% वो गवर्नमेंट के पास आता है। तो आप मुझे खुद बता दीजिए कि उस 20% में प्राइवेट सेक्टर ने कैसे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। मैं वो आदादो शुमार देखता हूं जो कि इस वक्त एक IMF की एंगेजमेंट्स हैं, उनके मुताबिक आपकी जो एक्सपोर्ट टू GDP है वो 10.4% से तब्दील नहीं हो रही। सो अगर कोई मुझे ये कह रहा हो तो उसको मुझे वो नंबर्स दिखाने पड़ेंगे कि कैसे आपकी जो एक्सपोर्ट है जिस लेवल पे आप बता रही हैं 60 अरब डॉलर पे जा रही है। बिकॉज जो इस वक्त के तखमीने हैं आर द फॉलोइंग, आप नोट कर सकती हैं। 2030 का जो तखमीना है इस वक्त IMF का, वो गुड्स की एक्सपोर्ट का 46 अरब डॉलर है और 82 अरब डॉलर इंपोर्ट, और ये एक बड़ा ट्रेड गैप जो है वो बनाती है। अगर इन दोनों फिगर्स को मैं लूं, यानी कि आपका जो ट्रेड गैप है वो चला जाता है तकरीबन 36 अरब डॉलर पे। गैप तो आपने बड़ा बता दिया, लेकिन इसके लिए स्टेप्स क्या लेने होंगे अगर इस हदफ तक पहुंचना है गवर्नमेंट ने? तो अगर कर लें कि आज हमने ये काम करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कैपेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी स्टेट में कि स्टेट ये सारे काम कर सके। जिसका मतलब क्या है, क्या काम करने हैं स्टेट ने ये काम करने हैं कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को जगह फराहम करनी है। अब जगह फराहम करने के लिए आपने आसानियां कारोबार में पैदा करनी है। तो पहली सबसे आसानी ये कि आपका जो टैक्स रेट है वो इतना ऊपर चला गया है, आपका हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स रेट है 54%। कैपेबिलिटी स्टेट की है कि इस वक्त IMF का प्रोग्राम रीनिगोशिएट होना चाहिए। मैंने इस पे लिखा भी है, मैंने अगले दिन एक पॉलिसी डायलॉग था इस्लामाबाद में, वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जब तक आप फंड के साथ जाके अपने प्रोग्राम को रीनिगोशिएट नहीं करेंगे, उसके लिए यू नीड रियली स्मार्ट इकोनॉमिस्ट्स इन द टीम जो कि सुपर टैक्स को, आपके ख्याल में जो अभी इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं वो इतने स्मार्ट नहीं है? देखिए ना, अगर आप IMF की उस एंगेजमेंट को देखें और मैं उस पूरे प्रोग्राम को पढ़ूं, क्योंकि मैंने पाकिस्तान का 13-16 का प्रोग्राम रन किया है, विच इज द ओनली प्रोग्राम जो पाकिस्तान ने कंप्लीट किया है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हाई ऑन टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस करने की गुंजाइश मिल नहीं रही है। एक्सपेंडिचर पे भी रिफॉर्म जो है वो मिनिमल है, और जो नॉन डिस्क्रेशनरी यानी कि क्या हमारी सब्सिडीज हैं, हमारी पावर सेक्टर पे हमने जो पैसे रखे हुए हैं, हम जो 17 अपने
वो सब्जेक्ट जो कि फेडरल गवर्नमेंट के नहीं है उन पे पैसे खर्च करें जो कि सूबों को जा चुके हैं। अगर ये सारे काम नहीं कर रहे तो मैं यही कहूंगा ना कि आपके पास इंप्रूवमेंट की बहुत बड़ी गुंजाइश यकीनी तौर पर इसके ऊपर डॉक्टर साहब बहुत बात हो रही है, लेकिन ये भी तो देखिए कि जो हमारा बिजनेस करने का तरीका है और जो खास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी जो है, जो हमारी ताजिर बरादरी जो है, उनको हमने ईज़ ऑफ बिजनेस इतना दिया है कि 2 सालों में 150 टेक्सटाइल यूनिट बंद हो गए हैं। हमारे जो बैनुल-अक़वामी इदारे यहाँ पर काम करने के लिए आए थे वो वापस चले गए हैं। तो इसमें कौन सी सक्सेस हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि हुकूमत तो बड़े बड़े दावे कर रही है, सब अच्छा की रिपोर्ट है। तो जो हुकूमत या अथॉरिटीज कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है। जब भी आप इंगेज करते हैं ना IMF के साथ, तो मैक्रो स्टेबिलिटी इज बिल्ट इनटू द सिस्टम। उसका क्या मतलब है? इकोनॉमी को स्लो कर दें, 2.5-3.5% पे ले आए ताकि डिमांड टूट जाए। डिमांड टूटेगी तो इन्फ्लेशन टूट जाएगी, यानी कि अफरात-ए-ज़र, अगर चीजें कम बिक रही होंगी तो अफरात-ए-ज़र टूट जाएगी। इसी तरह अगर आप इतना हाई टैक्सेशन का बोझ डालें तो आप अपना मालियाती खसारा बेहतर कर लेंगे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अथॉरिटीज आर सेइंग। दिस इज बाय द बुक एन इकोनॉमी बिहेविंग एज इट इज विद द IMF। पर इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि बिजली के निज़ाम की दुरुस्तगी हो गई है। अभी आप नेपरा के फिगर्स देख लें, बाकी तो छोड़ दें इन चीज़ों को, तो आपको एहसास होगा कि जो परफॉर्मेंस 2025 की है अकॉर्डिंग टू नेपरा इज वीकर देन द परफॉर्मेंस 2024। सो इसका मतलब ये है कि ये जो हाई कैलिबर, मैं बार बार कहता हूं, प्राइवेट सेक्टर की को खुद अपनी पैदावारी सलाहियत को भी ठीक करना है, खुद R&D करना है, हुकूमत को वो एम्बियंस बनानी है। अब अगर ठीक है, यानी हुकूमत को वो माहौल प्रोवाइड करना है जिसमें जो जितने जो निजी इदारे हैं, जो बिजनेस करने वाला शख्स है, वो अपने मामलात को बेहतर बना सके। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब जो हैं साथ ये भी कह रहे थे कि जो IMF का प्रोग्राम है उसको रीनेगोशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर जो है वो हुकूमत चाहती है कि मामलात को जो है मज़ीद बेहतरी की तरफ लेकर जाएँ। इस वक्त प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो ही चाहता है, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।